डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम टॉप 1000 सीरीज में साइंस का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले साइंस के 5 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुके हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का भी एक पार्ट आ चुका है। ठीक है, इससे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन सभी चीज़ों को भी कंप्लीट करा दिया जा चुका है। आप हमारे चैनल पर जाके इन सब के रिलेटेड वीडियो, जो ये बीपीएससी के लिए 69 बीपीएससी के लिए चलाई जा रही है सीरीज, जितने भी इसमें क्वेश्चन देखे गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, पहले बताते हैं रक्त क्या है। रक्त एक तरल संजोई ऊतक है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का एक द्रव्य जीवित ऊतक है। ठीक है, जो रक्त होता है इसमें 55% प्लाज्मा होता है और शेष जो 45% होता है उसमें रुधिराणु होते हैं। और इसमें रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है रेड ब्लड सेल, दूसरी होती है वाइट ब्लड सेल और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, और प्लाज्मा में लगभग जो 91% जितने भी भाग होते हैं वह जल का होता है और जो शेष 9 भाग होता है वह विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और हीमोग्लोबिन, अब आते हैं हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मानव के ब्लड में पाया जाता है। यह रासायनिक संयोजन है, इसमें ग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है इसमें पाया जाता है। यह लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा होता है और जो हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वह इसी के कारण होता है, हीम के कारण होता है। हीम में जितने भी जो इसका जो केंद्रीय भाग होता है इसमें लौह होता है। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पर 100 मिलीमीटर होती है और यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, इसका मान पीएच जो मान होता है वह 7.1 से 7.4 तक होता है और यह कुछ हद तक क्षारीय होता है। ठीक है, तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। इसके साथ साथ ये लौह युक्त यौगिक होता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस मनुष्य के शरीर में जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं। मानव शरीर में जो संपूर्ण जो रुधिर होता है वह किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह ब्लड, इस ब्लड से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक एसिड आदि को पृथक करता है और जो इसके साथ साथ जो रक्त का जो दाब होता है उसकी मात्रा को भी नियमन करता है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वह किडनी से संबंधित होती है, जो कि अगर हम कई बार देखते हैं जो लोग डायलिसिस पे होते हैं या फिर हमने कई बार सुना होगा कि उनकी जब किडनियां काम करना बंद कर देती है तो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसका उपयोग तब करते हैं जब आपकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर दे और इसमें जितने भी जब भी जो ब्लड प्योरीफाई करने का जो भी कार्य होता है उस टाइम पे जो हमारी किडनी करती है वह सभी कार्य फिर डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी चीज़ों के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर में संतुलन के लिए। यह इन सभी चीज़ों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। ठीक है, तो मस्तिष्क के बारे में हम ये देखते हैं कि जितनी भी मानव का मस्तिष्क होता है वह विभिन्न भागों का संचालन, जितना भी जो शरीर के विभिन्न भागों का जितना भी गतिविधियों का संचालन और नियमन वह इसके द्वारा किया जाता है। जो इसका जो पश्च भाग यानी जो पीछे का भाग होता है, यहाँ पर जिसे हम मेडुला कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यह पीछे का भाग होता है और ऊपर की ओर जो पोन्स होता है, नीचे की ओर जो सुषुम्ना से जुड़ा होता है और इसमें हृदय गति और रक्तचाप पर भी यह अपना नियंत्रण रखता है। तो एक तरीके से जो मस्तिष्क होता है वह सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है। ठीक है, और सेरिब्रम मानव के शरीर में मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा भाग होता है। यह स्मरण, मेमोरी की जो पावर होती है, इन सभी चीज़ों को याद करने के बारे में, जितनी भी मेमोरी पावर होती है इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सूची मिलानी, सूची एक और सूची दी हुई है वह मिलानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि का पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का है वृद्धि
हार्मोन। अग्नाशय, अग्नाशय का है इंसुलिन और अधिवृक्क का हम देखते हैं कार्टिसोल। ठीक है, इस तरीके से है। पीयूष ग्रंथि से हमने देखा है कि एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन जो किडनी से मूत्र की मात्रा में निस्तारण हेतु बहुत ज़रूरी होता है और उसी प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्मचक्र और गर्भावस्था से निर्मित होता है। इसके अलावा हम देखते हैं थायरॉक्सिन होता है, ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। इंसुलिन यह अग्नाशय से संबंधित होता है। यह इसी प्रकार से अग्नाशय जो एक होता है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि पाचक एंजाइम और जो इंसुलिन और अल्फा कोशिकाओं से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनका हार्मोन का स्रावण इससे होता है। यदि अग्नाशय से किन्हीं कारणों में खराबी हो जाए तो हार्मोन्स का जो इस प्रकार की जो हार्मोन्स होती है उनका सुचारू रूप से इनका जो निर्माण होता है वह नहीं हो पाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, इंसुलिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि पेप्टाइड या प्रोटीन है जो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगर-हैंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है। रासायनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह एक पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल द्वारा होती है। यह शरीर में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इंसुलिन में हम देखते हैं कि जस्ता उपस्थित होता है और यह बहुत मतलब एक होता है ना, एक तरीके से काफ़ी सही बहुत ज़रूरी एक हार्मोन है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल में क्या क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। एक सेकंड, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह जो होता है ये पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रमुख तत्व मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपलब्ध होता है। ठीक है, और जितनी भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जितनी भी प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और पर्णहरित पे जो हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह एक तरीके से जो प्रमुख है वह मैग्नीशियम ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जाइलम द्वारा। ठीक है, पौधों में अगर हम देखें तो फ्लोएम के जिस प्रकार से फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है पौधों के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित करना, और उसी प्रकार से जाइलम जो होता है वह जाइलम होता है जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए पादप में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। एक फ्लोएम होता है जो कि खाना या कि जो एक तरीके से एक बोलते हैं कि भोजन जो बनता है उसको बताता है, और दूसरा यह होता है कि जाइलम से हम जितना भी पौधों में पानी होता है वह प्रक्रिया जिस तरीके से होता है वह वहाँ पर पहुँचता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें सूची 1 से सूची 2 मिलाना है, किस प्रकार से सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रक्रिया चीज़ें दी गई हैं किस तरीके और किस प्रकार इनका प्रयोग होता है, इसको देखते हैं। तो कृत्रिम रूप से फलों का प्रयोग को पकाया जाना, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है। ठीक है, तो इसमें आएगा 4। फिर हम देखते हैं शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और क्वार्ट्ज में यहाँ पे आएगा सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मिलाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गन्ना। ठीक है, गन्ना कुल ग्रेमिनी का जो गन्ना की जो फैमिली है वह ग्रेमिनी है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें आमतौर पे तना काट से कायिक प्रवर्धन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका तना ठोस और ज्वाइंटेड होता है जिसमें नोट्स और इंटर नोट्स पाए जाते हैं। तो उसी लिए अगर हम देखते हैं जो तना
कार्ड जो आमतौर पर जो प्रयोग किया जाता है वह इसी में किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, करंज। करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। करंज, जिसका वैज्ञानिक नाम पोंगेमिया पिनेटा है, इसके बीजों से पोंगेमिया तेल निकलता है जो कि बायोडीजल का एक प्रमुख स्रोत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ जेफोट्रा भी एक पेट्रोक्रॉप्स या पेट्रोपादप के रूप में प्रयोग होता है। और इसके साथ हम रतनजोत या जेट्रोफा, रतनजोत का ही वैज्ञानिक नाम हमें जेट्रोफा पता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें उत्पाद और उसके स्रोत को मिलाना है। इसमें सूची दी गई है। तो अफीम, अफीम क्या है? जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, अफीम अधपके फल होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 3। हींग, हींग हम देखते हैं, हींग का सही ऑप्शन आएगा 2। ठीक है, जड़, हींग जड़ होती है। रबड़, रबड़ आता है तना। और फिर हम देखते हैं कुनैन, कुनैन का आता है छाल। ठीक है, छाल क्या होता है? जो आपके हम देखते हैं तने के बाहर जो एक तरीके से जो लेयर होती है उसको छाल कहते हैं। अफीम का उत्पादन मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, पेपेवर सोमनीफेरम के अधपके फूलों से होता है। हींग फेरुला प्रजाति के पौधों की जड़ों से पाया जाता है तथा राइजोम से रबड़ उसके पौधों की तनों से निकला जाता है। और तरल पदार्थ से कुनैन सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यह चीजें पाई जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, डेंगू। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यह एक प्रकार का वायरस से संक्रमित होता है। यह क्यूलेक्स फेंटिक्स, एडिस एब्लोमेटिस और एडिस एब्सिटिक नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग महामारी के रूप में अचानक से फैलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ये एक बार हो गया, लेकिन इसमें हमें अचानक से देखने को मिलता है। ठीक है, और यह वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और प्लेटलेट्स जो शरीर में रक्तस्राव को रोकने की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर इसकी कमी से असामान्य रक्तस्राव देखने को हमें वहां पर मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं येलो फीवर भी एक तरीके से मच्छर के काटने से, एडीज नामक जो मच्छर होते हैं उनके काटने से ही हमें फैलता हुआ दिखता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, विषाणु द्वारा। ठीक है, HIV द्वारा, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यून डिफेंसी वायरस, यह HIV जो वायरस होता है इसके द्वारा एड्स होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम है। इसका अर्थात शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को छीन हो जाना। इस रोग के बारे में 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था। यह अन्य कई देशों में फैल चुका है। ठीक है, तो एड्स एक तरीके से विषाणु जन्य रोग है। इसमें जिस तरीके से है कि रोगी की जो एंटीबॉडीज हैं वह जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह नष्ट हो जाती है और कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इस समय जो शरीर होता है वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। HIV एक रेट्रोवायरस है। यह RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने वाले वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, HIV एक तरीके से RNA और प्रोटीन से मिलके बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वह हमें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं एलिसा, एलिसा जो होता है, एलिसा यानी का प्रयोग एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। मतलब जो परीक्षण का नाम है, जो रोग किया जाता है उसका नाम एलिसा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सूची मिलानी है कि कौन से किस प्रक्रिया द्वारा या वायु द्वारा, पानी द्वारा किस प्रकार से कौन सी बीमारी फैलती है? तो वायु द्वारा फैलती है टीबी। ठीक है, तो इसका है सही ऑप्शन 2। पानी द्वारा फैलता है कॉलरा, हैजा। ठीक है, संपर्क द्वारा फैलता है सिफिलिस। ठीक है, और घाव द्वारा फैलता है टेटनस। तो इस तरीके से ये बीमारियां ऐसे फैलती हैं और हम देखेंगे कि ऐसे ही चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट
बीमारी होती है, मतलब एथलीट जो फुट बीमारी होती है वह किसके द्वारा होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फफूंद से। ठीक है, एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वह फंगस से होती है और यह आमतौर पर स्किन के जो मुलायम हिस्से को प्रभावित करती है, खासतौर से उंगलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो यहीं पर हम देखने को मिलते हैं कि हमें यह बीमारी देखने को मिलती है और इसका जो रासायनिक नाम इसको हम कहेंगे टीनिया पेडिस या ट्राइकोफाइटोन है। ठीक है, इस रोग का संक्रमण संक्रमित मिट्टी, मतलब मिट्टी में जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमें कई बार वहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, किस प्रकार से किस द्वारा ये बीमारी फैलती है। तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं प्लेग, प्लेग फैलता है जीवाणु द्वारा। ठीक है, एड्स मैंने अभी आपको बताया था, एड्स विषाणु द्वारा फैलता है। गंजापन फैलता है तो यानी कि कवक द्वारा। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ द्वारा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम इसमें बात करेंगे गंजापन की। गंजापन एक कवक जनित रोग है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, मतलब इस तरीके से यह फैलता है। प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है। इसका इसका कारक है पाश्चेलुरा पेस्टिस नामक एक जीवाणु है जिसके माध्यम से ये फैलता है। एड्स के बारे में मैंने भी आपको बताया कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है। इसका कारक HIV विषाणु है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी से द्वारा फैलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक रक्तस्राव क्या है? अधिक रक्तस्राव क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। यह एक आनुवांशिक, मतलब एक जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, इसमें रोगियों को चोट लगने पर आधे घंटे से 24 घंटे तक शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और खून लगातार बहता जाता है। ठीक है, इसमें रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता। इस रोग का वहन जो होता है यह एक जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग का वहन जो होता है स्त्रियां करती हैं, लेकिन यह इसके जो लक्षण होते हैं वह प्रायः हमने देखा है कि पुरुषों में ही यह देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची 1 और सूची 2, इसमें किस प्रकार की बीमारियां हैं और किस प्रकार का यह रोग है इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीमोफीलिया। यह एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, जिसमें मैंने अभी आपको पहले बताया है। ठीक है, जो ये अधिक रक्तस्राव, इसी को हीमोफीलिया कहते हैं। तो ये आनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पर 2 आएगा। डायबिटीज, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी से है। तो यहाँ पर 3 आएगा। रिकेटस, रिकेटस एक हीनता जन्य रोग है। ठीक है, और रिंगवॉर्म कफ की संक्रमण है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यह इस प्रकार के रोग हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। किसकी अधिकता से हमें यह बीमारी देखने को मिलती है? इसका सही ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, मीथेमोग्लोबिन की हम देखते हैं कि अधिकता से ये बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की क्षमता घट जाती है। ठीक है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, नाइट्रेट की अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे प्रमुख कारण, लेकिन ब्लू बेबी के सिंड्रोम में मीथेमोग्लोबिन की अधिकता होती है। ठीक है, मुख्य रूप से नवजात शिशु इससे प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है और यह नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथेमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है और मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती और यही जो स्थिति होती है इसी को हम कहते हैं कि एक तरीके से यह ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम में यह बच्चों को प्रभावित करती है। इसमें जल में जो होता है ना, नाइट्रेट की मात्रा 100 ppm से अधिक हो जाती है। इससे बच्चों के ओठ व शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसमें ऑक्सीजन की परिवहन की क्षमता को कम कर देता है और जिससे श्वसन प्रक्रिया जो होती है वह सही से काम नहीं कर पाती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन, इसमें रेडियो समस्थानिक दिए गए हैं और निदान सूचक उपयोग दिए गए हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ट्यूमर की पहचान की जाती है इससे। कोबाल्ट 60 यह कैंसर से रिलेटेड है। आयोडीन 130
1 इसका प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि इसके बारे में। और फिर है सोडियम 24, यह है रक्त व्यक्तिक्रम। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से ट्यूमर की जो खोज होती है, ट्यूमर की पहचान हेतु आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अन्य चीज़ों का प्रयोग इन्हीं तरीके से चीज़ों को प्रयोग करके कई प्रकार की बीमारियों के बारे में, कई जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं इनके बारे में पता करके कई प्रकार की जो बीमारियां हैं जो हमें पता नहीं चलती, जैसे कोबाल्ट का एक सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है और इस पर कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की के पर जब हम गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं तब यह विकिरण प्रक्रिया चिकित्सा में प्रयोग करता है और इसका उपयोग हम कैंसर के इलाज में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आयोडीन 131 और सोडियम 24 का भी प्रयोग करते हुए मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, साइंस के वीडियोस खत्म हो चुके हैं और आपको इन सारे वीडियोस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।